light travels from one medium to another medium. ठीक है बच्चे, तो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, जब ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी मीडियम की, तब उसके अंदर चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगा। वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो भी बताएंगे आपको, बट ऑब्जर्व कब होगा रिफ्रैक्शन, व्हेन देयर आर मीडियम्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। तो ऑप्टिकली डेंसर अगर मीडियम है तो लोअर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम रहेगी, और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो उसमें क्या रहेगी, हायर स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। सबसे रेयरर मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयरेस्ट मीडियम, या जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे मिनिमम होती है, वो क्या है बच्चे, परफेक्ट वैक्यूम, है ना, परफेक्टली फेस या परफेक्ट वैक्यूम, या फिर बोल दे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोले तो मैक्सिमम होगी, है ना। जब जब ऑप्टिकल डेंसिटी कम से कम होगी, मिनिमम होगी, तो उस टाइम स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकेंड, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ लाइट, और ये कहाँ पे होती है, वैक्यूम में, ठीक है। एयर में अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो वो क्या होगी, that is also close to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एयर में भी हम मान लेंगे कि 3 × 10⁸ के आसपास है ना, सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे ग्लास हो गया, जैसे वाटर, है ना, जैसे और ऑप्टिकल, जैसे जहां जिन मीडियम्स के थ्रू लाइट क्या कर सकती है, लाइट मूव कर सकती है, लाइट पास कर सकती है, बट वहां पर डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, तो उनको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स। फॉर एग्जांपल ग्लास एंड वाटर एंड ऑयल्स एक्सेट्रा, ये सब होंगे, ठीक है। बेस्ड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सिंपली बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, that is defined as speed of light in vacuum divided by speed of light in a given medium। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, c होती है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, अगर हमें वो पता हो तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ गिवन वैल्यूज होती हैं जनरली, आपको जो याद भी रख सकते हो, जैसे कि वैक्यूम का तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 1, बिकॉज c/c कर दोगे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम निकालने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो c/c क्या आएगा, 1। सिमिलरली एयर की भी लगभग c के बराबर होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली 1। ग्लास का कैलकुलेट करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 3/2 या फिर 0.5 के आसपास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करोगे तो 4/3 के आसपास आता है। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हो कि 1.5 एंड 4/3, दीज आर द वैल्यूज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास एंड वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से, एक तरीका और भी है डिफाइन करने का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम रिलेटिव डेंसिटीज डिफाइन करते हैं, ठीक उसी तरीके से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि n/1। तो ये क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in medium 2, c/v2। डिनोमिनेटर में n1 निकालना है तो c/v1, फिर आप इसको रीअरेंज करते हो तो ये क्या आ गया, v1/v2। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, एक फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि n2/n1, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का दे रखा है, 2 का भी दे रखा है, तो यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। n2 के सामने आएगा v1, n1 के सामने आएगा v2। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगी, जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये आया समझ आपको। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, कि रिफ्रैक्शन कब ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ग्लास स्लैब दे रखा है। ग्लास स्लैब क्या होगा बच्चे, कांच का एक टुकड़ा, है ना, ग्लास स्लैब। अब उस पर डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, बट एक्सक्लूडिंग वन केस, एक केस होगा जब नहीं होगा, वो है आपका ओब्लिक, वो है क्या आपका नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री,
है ना, या फिर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, या फिर लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, की जो नॉर्मल टू द सरफेस है उसी के साथ साथ आपका इंसिडेंट एंगल है या लाइट इंसिडेंट है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो उस केस में आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं दिखाई देगा। उसमें क्या होगा, लाइट सिंपली पास थ्रू कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पर वेलोसिटीज में तो डिफरेंस आएगा, मान लो यहाँ पे v1 था, यहाँ पे v2 था, तो वेलोसिटी तो डिफर करेंगी, बट ड्यू टू द नॉर्मल इंसिडेंस आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर केस को छोड़कर इसके अलावा अगर थीटा की नॉन सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की नॉन जीरो वैल्यूज है, तब आपको एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो अलग मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, वो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कब होगा। जैसे जी, इसको बोलते हैं ओब्लिक इंसिडेंस। ओब्लिक इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे इज एट सम एंगल टू द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रही है, आई इज नॉन जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉन जीरो। तो उस केस में क्या होगा कि लाइट देखो बेंड कर जाएगी। अब बेंडिंग ऑफ द लाइट का हम देखेंगे कि कब करेगी, किस तरफ करेगी, वो एक अलग चीज है। बट अभी आप यहाँ पे सिर्फ फोकस करो कि जो इंसिडेंट रे थी वो एंगल आई पे इंसिडेंट थी। ठीक है, अब अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं करती या बेंडिंग नहीं करती तो ये रेड कलर का अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अलोंग जाना चाहिए था, इसको सीधा सीधा निकलना चाहिए था, बट ये सीधे सीधे ना जाकर थोड़ा सा बेंड कर गई। देखो इधर ऐसे थोड़ी सी बेंड कर गई और उसका नया पाथ जो है वो अलोंग आर है, एंगल आर के, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अलोंग है। तो लाइट ने क्या किया, एट द सरफेस, एट द कॉमन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स, ये कॉमन इंटरफेस था, यहाँ पे आपका ग्लास है और बाहर एयर है, तो एयर ग्लास इंटरफेस के ऊपर यानी कि इधर दिस कॉमन इंटरफेस के ऊपर इसने क्या किया, रिफ्रैक्शन किया, यानी कि बेंडिंग ऑब्जर्व हुआ, आपको लाइट का बेंडिंग हुआ। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही लाइट मुड़ जाएगी, फिर सीधा सीधा जाएगी। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बेंडिंग किधर से किधर होगी, इस पर्टिकुलर केस में मुझे बताओ कि एयर इज अ रेयरर मीडियम या कि ग्लास इज अ रेयर मीडियम, कौन सा मीडियम? Air is एयर इज रेयरर एंड ग्लास इज denser. डेंसर। तो जब इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ होगा, यानी नॉर्मल टू द सरफेस की तरफ होगा। तो जो कॉमन सरफेस था यानी कि ग्लास स्लैब का ऊपर वाला सरफेस, उससे नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, कौन सा नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। बेंडिंग ऑफ लाइट किधर ऑब्जर्व होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। देखो इधर नॉर्मल की साइड ही बेंडिंग हुई है ना, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई है थोड़ा सा, तो दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ये ऑब्जर्व कब होगा, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और ठीक इसका उल्टा, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो क्या होगा Away फिर, from normal. इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो जब रेयरर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्जर्व कब होगा, व्हेन देयर आर टू मीडियम्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, तब आपको ये फिनोमिना एट द कॉमन इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स वहां पर ऑब्जर्व होगा। इतनी बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की लाइट कितना डेविएट हुई है, लाइट कितना अपने इनिशियल पाथ से मुड़ गई, उसको बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो इनिशियली अगर जो पाथ था वो रेड कलर के पाथ के ऊपर जाती, तो हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट पे, तो ये एंगल आई और इधर वाला एंगल अगर ड्रॉ करें ये एंगल, तो ये आई के बराबर ही होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स, है ना। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है कि दोनों दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो रेड कलर वाला एंगल आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो आई माइनस आर करोगे तो आपको डेल्टा मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डेविएट की, आई माइनस आर। तो डेल्टा का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस आर। ये रिफ्रैक्शन के लिए वैलिड है ये चीज कि आई डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। एंगल ऑफ डेविएशन इज आई माइनस आर। इनिशियल पाथ से कितना डेविएट हुई, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आ गई।
ठीक है जी। इसके बाद आपको ये मैंने बता दिया कि भाई ये सेम प्लेन में लाई करेंगी। ये देखो, अब हम क्या देख रहे हैं ना, हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं। हमने ग्लास स्लैब ऐसे रखा हुआ है, ऊपर से लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उस ग्लास स्लैब पे, जैसे ये ग्लास स्लैब है, इधर इससे लाइट ऊपर से इंसिडेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको फ्रंट व्यू देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्रेक्टेड रे, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में, यानी हम एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेन पर ही ये एंगल्स देख रहे हैं, 3D में नहीं देख रहे, हम एक पर्टिकुलर प्लेन में यानी प्रोजेक्शन में देख रहे हैं। तो इसको ऐसे देखा जाए तो द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रेक्टेड रे, ये सभी एक प्लेन में लाई करेंगी, उस पर्टिकुलर प्लेन में हमारे कैलकुलेशन होंगे, ठीक है जी। ये प्री रिक्विजिट है, ऐसा होगा तभी हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपने पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि इट कैन प्रोवाइड अस द रेशियो ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में हमें रेशियो बताता है। और क्या बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू n2 बाय n1, n2 बाय n1। n2 क्या होगा और n1 क्या होगा, ये आप ना इसका सिंपलर फॉर्म से हमें पता चलेगा। दिस इज द फॉर्म दैट वी शुड रिमेंबर। बाकी सबको छोड़ दो, ये वाला याद करो, यहाँ से इजिली आप कर सकते हो विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट कि कौन सा मीडियम है, ठीक है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो साइन आई है, ठीक है। तो साइन आई की तरफ, इंसिडेंस की तरफ जो भी मीडियम होगा, जैसे इस डायग्राम में देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बाहर एयर में, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायग्राम में क्या दे रखा है आपको, n1 दे रखा है कि n2, N1, n1 दे रखा है। तो जिधर से इंसिडेंस एंगल है उसी वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू जिधर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उस साइड में कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 है। तो आपने को क्या करना है, जिस साइड एंगल है उसी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, इज इक्वल टू दूसरे साइड का एंगल, दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही क्या है, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, उनके बीच के अंदर रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, तो ऐसे याद रख लो, नहीं तो आपको पता है कि जिधर आप वैल्यू ले रहे हो उसी साइड का एंगल, जिस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी साइड का एंगल, दोनों इक्वेट कर दो तो आपको स्नेल्स लॉ से बची हुई वैल्यूज मिल सकती है, ठीक है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते थे वेलोसिटीज के फॉर्म में, कैसे लिख सकते थे, अभी देखा था कि n2 by n1, n2 is absolute refractive index of medium 2, n1 is absolute refractive index of medium 1। तो n2 को क्या लिख सकते थे, n2 is speed of light in air, vacuum या air divided by speed of light in vacuum medium 2, जिसको हम v2 बोल दे रहे हैं, divided by n1 absolute refractive index of medium 1, ये क्या है, speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 1, sorry, speed of light in vacuum divided by v1। तो v1 एंड v2 आर मीडियम 1 में लाइट की स्पीड, v2 मीडियम 2 में लाइट की स्पीड, तो c बाई v2 डिवाइडेड बाई c बाई v1, यहाँ से c कैंसिल होगा तो आपका v1 बाई v2 आ जाएगा। ये हमने पहले भी देखा था कि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या पता चला कि अगर n2 बाई n1 दे रखा है तो आप रेशियोज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी निकाल सकते हो v1 बाई v2 इनवर्सली, n2 के सामने v1, n1 के सामने v2, ये पता चला। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। मीडियम बदलने से वेलोसिटी बदल सकती है, रिफ्रैक्ट एंगल बदल सकता है, वेवलेंथ बदल सकती है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ऐसा क्यों होगा बच्चे, कोई बताएगा मुझे, वाई 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 सो की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, मीडियम बदलने से लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ऐसा क्यों होगा। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मीडियम चाहे बदलता रहे लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज नहीं होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ द डिस्टरबेंस, है ना। जैसे आपने 11th में पढ़ा था वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा था, साउंड वेव्स पढ़ा था, तो उसमें क्या था यार कि हमेशा ना फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जो डिस्टरबेंस है, जो भी वेव का सोर्स है उसी के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी मीडियम में डिपेंड नहीं करती है। जैसे इसको साउंड के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, साउंड का एग्जाम्पल से समझाते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी आवाज से मुझे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि नवीन सर बोल रहे हैं, कर पा रहे हो,
Yes, sir. Yes, sir. अगर आपने मेरे से 2-3 दिन पढ़े हो और मैं कैमरा ऑफ करके भी अगर बोलता हूँ गुड इवनिंग बच्चों, तो आपको पता चल जाता है ना कि नवीन सर आए हैं क्लास में, राइट? Yes, sir. ठीक। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचो। आपके घर पे मम्मी पापा हैं, ठीक है? पापा अगर दूर से बोल रहे हैं आपको, रूम में बैठे हैं, आप जहां हो उससे दूसरे रूम में, दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, वो बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, तो आपको सिर्फ आवाज सुन के पता चल जा रहा है ना कि पापा बोल रहे हैं, ठीक है? Yes, तो sir. उनके उनके मुंह से निकली हुई साउंड वेव कहाँ से आई? एयर के थ्रू आई। तो आपको समझ आया कि हाँ पापा बोल रहे थे, ठीक है। अगर उन्होंने कमरे का गेट भी बंद कर रखा है, फिर भी अगर पापा बोल रहे हैं कि बेटा इधर आओ, तो क्या आपको आवाज में चेंज नजर आएगा कि सेम ही आवाज रहेगी? आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पापा बोल रहे हैं? सेम रहेगी? Same ही रहेगी. सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब की बार साउंड वेव्स किधर से आई? दरवाजे के थ्रू आई। दरवाजे का जो लकड़ी का दरवाजा है उसको क्रॉस करना पड़ा साउंड वेव्स को, लेकिन मीडियम बदलने के बाद भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाए कि पापा बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदलने से उसका करेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है। जैसे मान लो फीमेल्स की जो साउंड वॉइस होती है थोड़ी पैनी होती है ना, पिच ज्यादा होता है फीमेल वॉइस का। फीमेल की जो लड़कियों की आवाज थोड़ी पैनी होती है और लड़कों की आवाज थोड़ी गहरी होती है, यानी कि थोड़ी हैवी वॉइस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेल्स की वॉइस जो है, मेल्स की जो वॉइस है उसका फ्रीक्वेंसी लोअर रहता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स का वॉइस। तो ऐसा थोड़ी था कि पापा ने दरवाजा बंद करके आपको बोला तो आपको मम्मी जैसी आवाज आ गई, ऐसा तो नहीं था। तो ड्यू टू द चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तभी आपने आइडेंटिफाई किया कि जो सोर्स है वो मुझे पता चल गया। बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे वोकल कोर्ड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी से मेरी वॉइस डिफाइन हो रही है, ठीक उसी तरीके से पापा बोल रहे थे आपको, तो उनके जो वोकल कोर्ड्स थे उनसे डिफाइन हो रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वॉइस की। अब वो मीडियम के थ्रू पास भी करेगी तब भी वो आवाज वही रहेगी, कम या ज्यादा हो सकती है एम्पलीट्यूड में, बट वॉइस की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जो लाइट वेव्स हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम थ्रू विच दे आर पासिंग, दे ओनली डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, राइट? जैसे आप लेजर है, आप लेजर लाइट है, रेड कलर का लेजर आता है, ग्रीन कलर का भी लेजर आता है, तो किसी भी मीडियम से लेके जाओ उस लाइट का कलर चेंज नहीं होगा, उस लाइट का कलर चेंज नहीं होगा। लाइट हवा में भी आपको रेड कलर की दिखेगी, ग्लास में भी रेड की दिखेगी, बिकॉज द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, जो सोर्स ने उसको किया। अगर हाँ वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो वहां पे पर्टिकुलरली चेंज हो सकती है बिकॉज वेवलेंथ चेंज हो रही है, बट फ्रीक्वेंसी उस टाइम भी कांस्टेंट ही रहेगी अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे तो वो है। तो फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स का ही कैरेक्टरिस्टिक है तो फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा बराबर रहेगी। और आपको पता है कि V1 बाई V2 आपको पता था, तो V1 को आप लिख सकते थे क्या? F1 इंटू लैम्डा वन। वेलोसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय एफ टी इंटू लैम्डा टू। और F1 F2 दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं ना लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। तो यहाँ पे आपको ये लैम्डा वन बाई लैम्डा टू भी दिखाई देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो V1 बाई V2 तो है ही, बट यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। तो अगर आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछे तो भी आप स्नेल्स लॉ से बता सकते हो कि इट इज लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। तो यहाँ से बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता चले, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। जिस साइड का एंगल उसी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटीज होती हैं, तो n2 by n1 क्या आएगा? v1 by v2 आएगा। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो इट इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूलाज हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे यहाँ पर। अब स्नेल्स लॉ आप लिख लो, खाली ये वाला है ना n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ये लिख लो। फिर हम इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं स्नेल्स लॉ पे, देन फिर आपको आगे पढ़ाऊंगा टीआईआर, है ना? चलिए, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। लिख लिया बेटा फॉर्मूला? Yes, sir. बच्चे कम क्यों हैं यार? बच्चे कम क्यों हैं? अभी एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या कुछ? स्ट्रेंथ कम है क्लास की? चलो ये क्वेश्चन करो मेरे लिए। फाइंड द एंगल थीटा मेड बाय द लाइट रे व्हेन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। वाटर से एयर की तरफ जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड आउट।
तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, देखो वाटर से एयर की तरफ जा रही है तो डेंसर टू रेयरर जा रही है कि रेयरर टू डेंसर जा रही है? डेंसर टू रेयर। जा रही है। तो डेंसर से जब ये रेयरर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? बेंड अवे फ्रॉम। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी तो थीटा की वैल्यू इंसिडेंट एंगल से ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा रहेगी, है ना। इंसिडेंट एंगल आपको दे रखा है ये साइन इनवर्स 3/5। अगर ये इंसिडेंस एंगल है तो थीटा है ना इससे बड़ा होगा आई से। क्यों? क्योंकि इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप स्नेल्स लॉ यूज करके मुझे बताओ वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो मैं आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए पूछा, बाकी अब आप मुझे वैल्यू बताओ थीटा की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी दे रखा है। नहीं भी दिया होता तो हमें वैल्यू याद होनी चाहिए कि n1 इज n ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तो साइन ऑफ एंगल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस साइड का एंगल ले रहे हो, शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ अदर एंगल इनटू साइन इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम। ऐसे करना है आपको। तो स्नेल्स लॉ लिखेंगे। देखो वाटर की तरफ कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल की रिफ्रैक्टिव एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वाटर में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वाटर में? वाटर के एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ आई, है ना। वाटर की साइड आई था तो इसलिए लिख लिया, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर। और एयर में कौन सा एंगल है? थीटा, है ना, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन एज 4/3 इंटू साइन ऑफ आई। साइन ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिया हुआ आपको? इट इज गिवन एज साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो आपको थीटा ही कैलकुलेट करना है बच्चे। अब क्या करेंगे, 4/3 और इसको ब्रैकेट में साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 क्या आ जाएगा? साइन से साइन कट जाएगा तो इसको लिख देंगे 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो इसको 3 से 3 कट गया तो 4/5 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या आएगा फिर? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स 4/5 क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5? मैजिक ट्राइंगल याद है बच्चों? थ्री, 4 और 5। ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स रेशियो इस रेशियो में होंगी, 3:4:5। तो दिस इज 3, दिस इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। तो 3 के सामने वाला एंगल क्या होगा? 37 डिग्री। और 4 के सामने वाला होगा 53 डिग्री। अब इस ट्राइंगल से साइन इनवर्स 4/5 बताओ। तो हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। क्या लिख सकते हैं हम ये? साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 इस ट्राइंगल में से, ठीक है। तो साइन इनवर्स 4/5 क्या होगा फिर? 53 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 जिसकी वैल्यू आएगी 53 डिग्री। साइन इनवर्स 3/5 क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ये क्या आएगा? ये साइन इनवर्स 3/5 इसी ट्राइंगल में देखो 3/5 का साइन इनवर्स। साइन 37 क्या आएगा इस ट्राइंगल में? साइन 37 की वैल्यू बताओ मुझे भाई। 37 को थीटा मान लो ना। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर 37 की जगह थीटा मान लो तुम इधर थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा फिर? 3/5। साइन थीटा में क्या करते हैं, थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। तो यहाँ से साइन 37 क्या है? 3/5। तो 30 साइन इनवर्स 3/5 क्या रहेगा? 37 डिग्री। तो दिस इज 37 था,
37 से एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आया 53 डिग्री। तो लाइट बैंड हो गई ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये बैंड नहीं होती तो 37 पे ही जाती, बट थोड़ा सा डेविएट कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 53 डिग्री। तो अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन की तो वो कितना है, तो ये डेविएट नहीं करती तो इस येलो कलर के पाथ पे जाती, लेकिन डेविएट कर गई तो कितना डेविएट की बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या आएगा फिर। डेविएट नहीं करती तो 37 पे जाती, इधर ये ऐसे जाती है, केवल एंगल 37 ही रहता, लेकिन अब ये बढ़कर 53 डिग्री हो गया, तो डेल्टा क्या आएगा डेविएशन 53 माइनस 37। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा हियर 53 माइनस 37 डिग्री। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है बच्चे, कितना होता है 53 माइनस 37 16 डिग्री है ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या आया 16 डिग्री। कर रहे हो कि नहीं कर रहे मेरे साथ भाई सॉल्यूशन, बोल तो कोई नहीं रहा है, सब लोग सुन हो गए हो। यस सर। ये तो कहीं ये तो पढ़ा भी दिया था मैम ने, अब सॉल्व तो करो, क्वेश्चंस तो करो मेरे साथ। इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ आया सब कुछ तो है थम्स अप दो, नहीं तो फिर से को दोबारा समझाऊंगा मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटा बोलो अगर आपको समझ आ गया ना, थम्स अप तो आप दे रहे हो, तो अगर समझ आ गया तो अनम्यूट करके बोल दिया करो कि हाँ सर आ गया समझ, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस रहे कि आपको समझ आ रहा है, तभी तो मैं आगे क्वेश्चन करा पाऊंगा इफेक्टिवली, है ना। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था स्नेल्स लॉ पे, तो हमारा आ गया वही अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, और ये कितना हुआ उसकी वैल्यू 37 53 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए if speed of light in medium B is c/3, where c is the speed of light in vacuum, light reflects from medium A to medium B making an angle 45 and 60 degree respectively. तो लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, मीडियम ए से बी की तरफ रिफ्रैक्ट होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में आएगा, ए में कि बी में, ए ए में। ए में आएगा। तो अब अगर हम इंटरफेस ड्रॉ कर लें यार, ऐसा ड्रॉ किया मैंने, मीडियम ए नीचे वाला है और मीडियम बी ऊपर वाला है। ए में आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई किसी एंगल पे, ठीक है, और कितने एंगल पे थी इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है 45 45 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कौन सा मीडियम डेंसर है, अब मुझे बताओ कौन सा मीडियम डेंसर है, ए की बी, ए ए डेंसर है कि बी डेंसर है, ए डेंसर है। ए डेंसर है, हाँ ए डेंसर है, क्योंकि डेंसर टू रेयर जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो 45 था तो 45 से एंगल बढ़ गया, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा डेविएट कर गई, तो ए इज डेंसर, बी इज रेयरर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ए आपको निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन बी दे रखा है, तो वी बी दे रखा है, वी बी इज गिवन है c/3, वी ए आपको निकालना है। तो अब आप निकालो, करो इसको, स्नेल्स लॉ लगाओ और देन गिव मी द वैल्यू ऑफ वी ए। जो अभी तक आपको कंसेप्ट बताया उसी से बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, कोई भी बच्चा क्लास को लीव नहीं करेगा, सब बच्चे सॉल्व करेंगे, रैंडमली किसी का भी नाम लेके मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, सब लोग सॉल्व करो। 9:22 पे मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर, ठीक है। करो सब लोग, अगर इन बिटवीन अगर आपको डाउट आता है तो आप हैंड रेज करके पूछ लो, कोई पार्ट समझ नहीं आता तो पूछ लो, और लगेगा इसमें स्नेल्स लॉ, करो इसको सॉल्व।
सही है शिवम, राइट आंसर। प्रतिष्ठा का भी सही है। प्रतिष्ठा इंटू सी भी आएगा बेटा ना, जो आपने रेशियो बताया इंटू सी ऑल्सो। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, देखो 922 हो गए, अब हिंट समझो तुम थोड़ा सा। इसका जो हिंट है ना, देखो बाकी आंसर देख लो, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यार वी भी आपको दे दिया, तो कैन आई फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट सी डिवाइडेड बाय वी भी क्या दिया हुआ है, सी बाय टी दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी क्या हो गया, सी डिवाइडेड बाय सी बाय 3, तो 3 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। तो आई कैन राइट एन बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाते हैं और लिखते हैं कि मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू मीडियम ए में जो एंगल है साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू मीडियम बी में जो एंगल है कितना है 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से यार आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। मैं एन ए निकालना चाहूंगा, साइन 45 1/√2 होता है, एन बी आपने 3 कैलकुलेट कर लिया, साइन ऑफ 60 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से एन ए निकाल सकते हो, बट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, ये क्या आएगा बेटा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2। तो ये √2 से रूट नीचे 2 कटेगा तो क्या आएगा 3√3/√2। ये आपका आ गया क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए को हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, वी ए इज इक्वल टू 3√3/√2। यहाँ से वी ए को वी कैन रिफॉर्मुलेट एंड सॉल्व, वी ए विल बी इक्वल टू, वी ए क्या आ जाएगा √2 इंटू सी डिवाइडेड बाय 3√3। तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए निकाल सकते हो, दैट विल बी √2 सी डिवाइडेड बाय 3√3, ठीक है। तो हमें वेलोसिटीज के रेशियो में भी हम इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा तरीका ये भी था कि अगर स्नेल्स लॉ को ऐसे डायरेक्टली ना लगा के ऐसे कर सकते थे, एन ए की जगह आप वी भी लिख लेते, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो एन ए की जगह वी भी लिख लेते, एन बी की जगह वी ए लिख लेते, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी था, है ना, तो ऐसे भी हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सी फिर पहले ही काट दिया होता है। तो बाकी डायरेक्टली वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में क्या पूछा था और आपने कैसे कैलकुलेट किया? यस सर। समझ आया? दिया आप आंसर नहीं कर रहे बेटा, दिया कशिश भी ना, कशिश तो कर रहे हैं, हर्ष कशिश सब लोग करो यार आंसर ना। तो देखो ऑप्टिक्स का ना एक अच्छी बात है, जिन बच्चों को थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, ऑप्टिक्स उनके लिए थोड़ा आसान पड़ता है, बिकॉज इट इज फॉर्मूला बेस्ड। अगर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको समझ आ गया, साइन कन्वेंशन समझ आ गए, तो यू कैन इजीली टारगेट द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड रहता है। बिकॉज लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट से हमने स्टार्ट किया था ना, कि लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बेसिक कंसेप्ट वही था। तो उससे हम ना ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी से फॉर्मूलाज डिराइव कर लेते हैं जितने भी आते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए वी कैन इजिली सॉल्व द ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम विदाउट द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो जिन बच्चों को उधर दिक्कत आती है, तो ये चैप्टर आपके लिए वरदान है ना। इसको थोड़े थोड़े क्वेश्चन समझ लो, थोड़े थोड़े फॉर्मूलाज याद रख लो, थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर लो, तो आपको इजिली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, बहुत आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, है ना। और एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा एग्जाम में, 2 भी आ सकते हैं, तो यू शुड डू दिस चैप्टर। चलो अब भैया अच्छा क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन थे थोड़े हल्के, ये क्वेश्चन सच में अच्छा है, ठीक है, स्नेल्स लॉ का ही है, एक बार पढ़ो इसको, ट्राई करो, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ टू फिगर इट आउट कि हाउ टू सॉल्व दिस, है ना। तो टू फिगर इट आउट हाउ टू सॉल्व दिस, बस एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन 2 पॉइंट पे हो रहा है, एक तो पॉइंट ये वाला, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, एक पॉइंट ये वाला बी बोल देते हैं, ठीक है, 2 जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो बेटा,
थोड़ा दिमाग लगाओ, लेट अस फिगर इट आउट कि कौन इसको कर पाता है। जैसे ही आपका आंसर आएगा आप हैंड रेज कर देना। कोई बात नहीं प्रतिष्ठा, अगर इशू है तो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते कौन बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है। लेट्स फिगर इट आउट, जो सबसे पहले करेगा। तीन मिनट का टाइम है आपके पास, 9:30 पे मैं इसका सॉल्यूशन या हिंट दूंगा आपको, देन फिर आपको 1 मिनट 2 मिनट का टाइम और दे दूंगा, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, स्नेल्स लॉ पे बेस्ड है। हो गया शिवम? यस सर हो गया। शाबाश भाई, तालियां बजाओ शिवम के लिए सब बच्चे। बढ़िया। अभी देखेंगे, अभी देखेंगे शिवम का आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, ये भी देखेंगे। ठीक है, अभी इम्प्रूव कर सकते हो शिवम, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो इसको इम्प्रोवाइज कर दो। सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा फिर मैं हाउ टू सॉल्व, है ना। चलो, प्रतिष्ठा इज रियली हैप्पी, है ना, कि शिवम ने सॉल्व कर दिया। कल कल तुम्हारा ही चल रहा था ना कि कौन सा क्वेश्चन है यार, बढ़िया लगता है ऐसे कि आप लोगों का एक हेल्दी कंपटीशन चलता है ना, अच्छा लगता है। यू बहुत बार डिस्कसिंग की कल, है ना, कि सॉल्यूशन गलत हो गया मेरा सही हो गया, तो अच्छा है ना, आप कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऐसे खुद से ही एक हेल्दी कंपटीशन करोगे तो अच्छा रहता है। प्रतिष्ठा का भी हो गया है, शाबाश बेटा। ठीक है, जिनका हो गया ना हैंड रेज ही रखो ताकि मुझे आइडिया लगे कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं ना, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। 1 मिनट और फिर हिंट दूंगा कि हाउ टू स्टार्ट इट। चलो बताओ प्रतिष्ठा एंड शिवम, आर एंड आर डैश के बारे में कुछ बोल सकते हो? कैन वी कमेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ आर एंड आर डैश? एंगल आर एंड आर डैश। चलो पहले आंसर बताओ, शिवम क्या आया आंसर बेटा? ई की वैल्यू क्या आई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? प्रतिष्ठा शिवम क्या है आपका ई का आंसर? व्हाट इज द वैल्यू? कितना आया? सर √3 sin r। ई की वैल्यू √3 आई है यार, फिर गलत कर दिया आपने। रुको अब मेरा हिंट सुनो। सर मैं वो 30 डिग्री। 30 डिग्री, ई इज सर मैंने sin ही का बता दिया था। ई इज 30 डिग्री। चलो शिवम आप आया? शिवम 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 आपका क्या आया? 60। यस सर। ठीक है, सी ई जो है ना बच्चे, देखो मैं आंसर बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और ई जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, ठीक है बच्चे, और एंगल ऑफ टोटल भी 60 डिग्री आएगा। अब सुनो, सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये आपको स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, स्फीयर का जो रेडियस होता है वो बराबर रहेगा दोनों केसेस में, सेंटर टू पॉइंट ए एंड सेंटर टू पॉइंट बी। अगर इसको ओ बोल दें, ओ बी एंड ओ ए दोनों बराबर रहेंगे, तो ट्राइंगल ओ ए बी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो कैन वी से दैट कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर डैश? यस सर। इक्वल साइड्स के साथ वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आर एंड आर डैश आर इक्वल बिकॉज इनकी दो साइड्स, जैसे ये मान लो रेडियस है, इसको डी बोला, और ये भी रेडियस है, इसको डी बोला, तो ये डी एंड डी बराबर है। इन इक्वल साइड्स के जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। तो वी कैन से दैट ड्यू टू
सिंस एंगल ट्राइंगल OAB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके अंदर वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई R इज इक्वल टू R डैश सबसे पहला, ठीक है। फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, एक बार पॉइंट A पर और दूसरी बार पॉइंट B पर, ठीक है। चलो पॉइंट A पर जो लाइट रे है वो कहाँ जा रही है, एट पॉइंट A, रेयर टू डेंस और मीडियम जा रही है एट A। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, N1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखो दूसरा एट पॉइंट B, एट B क्या करेंगे, N2 साइन R डैश, N2 साइन R डैश लेंगे, क्योंकि पॉइंट B पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है R डैश के बराबर, क्योंकि कॉमन नॉर्मल ये है ना, इस कॉमन नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो R साइन R डैश लेंगे, बट R इज एंड R डैश आर बराबर, तो मैं R रख देता हूँ। N2 साइन R इज इक्वल टू N1 साइन E, E इज द रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके केस में पॉइंट B पर। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो N2 साइन R और N2 साइन R दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ कि भाई N1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू N1 साइन E, N1 साइन E। तो यहां से क्या पता चला, N1 से N1 कट जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू साइन E, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 60 डिग्री, लिख सकता हूँ ना, E इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे एंगल ऑफ इमरजेंस पता चल गया है, एंगल E जो है वो 60 डिग्री है, तो फिर मैं दूसरे वाली इक्वेशन एट पॉइंट B जो इक्वेशन है वहां से आई कैन इजीली फाइंड आउट R वैल्यू, R को मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो क्या करेंगे भाई, ग्लास और एयर, ग्लास के लिए जो आपको दे दिया √3 और एयर के लिए दे दिया 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं इक्वेशन जो ये वाली है इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू। N2 की वैल्यू क्या है बच्चों, N2 इज √3 इंटू साइन R मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू N1 इज 1 इंटू साइन ऑफ E, साइन ऑफ E मतलब साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से साइन R निकालना है, अपन R निकालेंगे तो R क्या आएगा बच्चे, देखो √3 टाइम्स ऑफ 3/2 √3 ऑफ साइन R इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1। तो √3 से √3 कट जाएगा और मैं बोल सकता हूँ कि साइन R इज इक्वल टू 1/2। तो साइन R इज इक्वल टू 1/2, तो R क्या आ जाएगा फिर, इंप्लाइज R इज इक्वल टू 30 डिग्री, और R 30 आ गया तो R डैश भी क्या रहेगा 30 डिग्री रहेगा। तो मुझे क्या क्या वैल्यूज निकालनी थी, R की वैल्यू निकालनी थी 30 आ गई, R डैश की वैल्यू निकालनी थी 30 आ गई, एंगल E निकालना था 60 डिग्री आ गया, और टोटल डेविएशन निकालेंगे तो देखो डेविएशन क्या है, टोटल डेविएशन कितना डेविएट हुई है ये अपने पाथ से। देखो अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल पाथ बताओ, अगर ये डेविएट नहीं होती तो ऐसे जा रही होती, ठीक है, ऐसे जा रही होती तो मुझे आप ये एंगल बताओ, ये वाला कितना एंगल होगा, ब्लू से हाईलाइट किया ये एंगल, ये कितना होगा 120 होगा क्या, 180 माइनस 60, भाई स्ट्रेट लाइन में से 60 माइनस कर दिया तो क्या ये एंगल 120 होगा, होगा ना, ये सीधा सीधा चली जाती तो स्ट्रेट लाइन है, उसमें से 60 माइनस कर दो 120, ठीक है ओके। और अगर ये एंगल निकालूं, ये ट्राइंगल के अंदर वाला ये कितना आएगा, क्या ये भी 120 आएगा, इंटर सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है, उसमें से R और R डैश माइनस कर दो, 180 माइनस 30 माइनस 30, 180 माइनस 60 कितना होगा 120। तो मुझे पता चलेगा कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं बेटा, कौन सी वाली, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि 120 डिग्री एंगल बना रही है। तो इनिशियली बोलते कि भाई इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द रे है वो ये था अलोंग दिस लाइन, और डेविएट होकर किधर हो गई, इधर हो गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन भी E के बराबर ही है ना। तो डेविएशन कितना आ गया, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री ओनली। क्या समझ आया ये एंगल ऑफ डेविएशन वाला जो पॉइंट था? यस सर।
किस किस को समझ नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन ये कैसे होगा। एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, जिस डायरेक्शन में इनिशियली जा रही है कितना डेविएट हो गई टोटली। इनिशियली डायरेक्शन जो थी 120 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल था, फाइनली क्या हो गया उस 120 वाले से 60 डिग्री और एक्स्ट्रा, है ना। तो क्या हो गया बच्चे, देन इट इज डेविएटेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ये आया तो अब आपका स्नेल्स लॉ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। और आपको बताता हूँ एक कंसेप्ट है एपरेंट डेप्थ का। इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन, फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप गहरे पानी में कोई चीज रखी है, ठीक है, और आप उसको ऊपर से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो उतनी गहराई पे नहीं है जितनी पे आपको दिखती है, थोड़ा ऊपर नजर आती है चीजें। पानी में जो चीजें होती है वो थोड़ा कम डेप्थ पे नजर आती है ना। जो पानी में चीजें रखी है वो तो कम डेप्थ पे नजर आती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, वो डेप्थ जो आपको दिखाई दे रही है। तो एपरेंट डेप्थ हमेशा कम होगी जब आप पानी में गिरी हुई चीजें, डेंसर मीडियम में गिरी हुई चीजों को रेयरर मीडियम की साइड से देखोगे तो जो डेप्थ आपको नजर आएगी दैट इज एपरेंट डेप्थ, और डी इज द ट्रू डेप्थ। इस डायग्राम में देखो तो आपको जो नजर आएगा आंखों से वो डी डैश नजर आएगा, कि जैसे ऑब्जेक्ट डी डैश डेप्थ पे रखा हुआ है और एक्चुअली वो रखा है डी डेप्थ पे, तो आपको थोड़ा कम गहराई पे वो चीजें नजर आती हैं। दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ। ये होता क्यों है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आपको एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो खाली ये फॉर्मूला आप देख लो, बस इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, कि एपरेंट डेप्थ डी डैश इज इक्वल टू ट्रू डेप्थ डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ट्रू डेप्थ डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देख रहे हो रखी हुई चीजों को, तो जो एपरेंट डेप्थ है वो हमेशा ट्रू डेप्थ से कम आएगी। बस ये बात भी याद रख लो कि एपरेंट डेप्थ जो है वो ट्रू डेप्थ से कम आएगी। ठीक है बच्चे, अब देखो अब जो है, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर रे रिफ्रैक्ट होकर जा रही है। तो अगर आप देखो यहाँ से देख रहे हो रेयरर मीडियम से, रेयरर मीडियम पे बैठकर आपने यहाँ से देख रहे हो, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे कि तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम क्या है, एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, देखो रिफ्रैक्टेड रे का क्या है, एयर का आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे आपकी आंखों में रेयरर मीडियम में जा रही है, और इंसिडेंट किधर से थी, डेंसर मीडियम, यानी वाटर का ऊपर आएगा और नीचे एयर का आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपको दिख रही है वो इंसिडेंट है कहां से, वाटर की तरफ से रे आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट हुई है वाटर एयर इंटरफेस पे, फिर रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई दे रही है। तो इंसिडेंस एंगल फॉर दैट रे इज इन द डेंसर मीडियम और रिफ्लेक्टेड एंगल इज इन द रेयरर मीडियम। तो यहाँ से आप डी डैश का फॉर्मूला लिख लो और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लो, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे, फिर टीआईआर पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला लिखो फिर एक क्वेश्चन करेंगे। डी डैश इज इक्वल टू डी बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज देयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द रिफ्रैक्टेड रे इज देयर। और रिफ्रैक्टेड इस केस में रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है, वाटर एयर इंटरफेस पे। आपको जो रे दिखाई दे रही है वो वाटर की तरफ से आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई वाटर के सरफेस पे, देन आपको दिखाई दी। तो इंसिडेंट रे एन आई की जगह आप वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखोगे और एन आर की जगह एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखोगे। तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, गिव मी थम्स अप, फिर फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर बिना फॉर्मूला भी करेंगे इसको, आंसर बताओ, फिर बिना फॉर्मूला भी करेंगे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, बताया था अभी आपको, 4/3। 4/3, अगर नहीं दिया हो तो 4/3 लेना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपरेंट डेप्थ, सर 75। 75।
देखो बच्चों, अभी आपको क्या बताया, एपरेंट डेप्थ हमेशा कम होगी ट्रू डेप्थ से। यस सर। तो कुछ भी जुगाड़ लगा के ट्रू डेप्थ, एपरेंट डेप्थ को ट्रू डेप्थ से कम लेके आ जाओ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज ये दे रखी है, तो ले आओ फिर। सीधा पता चल रहा है ना कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो या 4/3 से डिवाइड कर दो। तो यस हम निकालते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच इंसिडेंट रे इज देयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज देयर। तो इंसिडेंट किधर से है भाई? इस पॉइंट से जो रे निकलेगी वो इंसिडेंट किस तरफ से है? वाटर की तरफ से, फिर रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, फिर हमें दिख जाएगी। तो इंसिडेंट एंगल किस साइड है? वाटर की साइड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ले लो, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ले लो, तो क्या आ गया? 4/3, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 4/3। अब आपको एपरेंट डेप्थ निकालना है, विच इज डी बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि डी इज 100 डिवाइडेड बाय 4/3, तो क्या आ गया? 3/4 टाइम्स द 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी करते हैं, आपको वैल्यूज पता है कि डिवाइड, ये थोड़ा पता भी नहीं होता, बट ये याद रहेगा ना कि अगर एपरेंट डेप्थ कम रहेगी तो इस तरीके से भी कर सकते थे। फॉर्मूला ना भी पता हो कि एक्स ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो सब याद भी नहीं है। ये पता है कि डी डैश इज लेस देन ट्रू डेप्थ, और रेशियो ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रेशियो। तो फिर रेशियो आपको क्या करना है? 1 से ज्यादा लेके आना है रेशियो, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो आपका ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन इसके हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक शैडो वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि मछली नीचे है तो मछली को बर्ड का हाइट कितना दिखाई देगा, तो वो भी इसी तरीके से होंगे। बस ध्यान ये रखना आप कि इंसिडेंट रे जिधर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, रिफ्रैक्टेड रे जिधर है उसका इंडेक्स नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर मछली है तो मछली किधर से देखेगी? डेंसर मीडियम से देखेगी ना, रेयर मीडियम के ऑब्जेक्ट्स को। तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में आ जाएगी, और डेंसर रे मीडियम में क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं तो बाहर से देख रहे हैं, मछली देखेगी तो वाटर के अंदर से देखेगी। इसका आ गया 75 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन एक ग्लास स्लैब के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन होगा, ग्लास के स्लैब के थ्रू, पैरेलल ग्लास स्लैब मतलब क्या होता है बच्चे? कि कांच का एक टुकड़ा जिसके दो सरफेसेस आपके बिल्कुल परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर हो, जैसे ये ऊपर वाला और नीचे वाला, दे आर पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल ग्लास स्लैब। अब पैरेलल ग्लास स्लैब पर जब आपका रिफ्रैक्शन होगा तो 2 पॉइंट पर होगा। रे ऐसा तो होगी नहीं भाई एक साइड घुस गई दूसरे साइड से निकली नहीं, ग्लास की स्लैब है तो एक साइड से इंसिडेंट होगी, तो एक पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, जैसे इसको पॉइंट ए बोल दें। फिर वो आगे बढ़ेगी, फिर पॉइंट बी पर, फिर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो पॉइंट बी पर भी रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो इनिशियली एयर से आई, रेयरर टू डेंसर, ग्लास में गई, तो रेयरर से डेंसर जाती है तो द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इंसिडेंट एंगल बड़ा था, रिफ्रैक्टेड एंगल कम हो गया क्योंकि इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। फिर आगे बढ़ी उसी स्ट्रेट लाइन में, फिर डेंसर से रेयरर में गई, यानी ग्लास से एयर में गई, तो फिर क्या हुआ? इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसकी वजह से ना आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और एंगल ऑफ इमरजेंस या जो फाइनल एंगल ऑफ बाहर निकल रही है वेव, जिसको ये लाइट निकल रही है उसको बोले एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दोनों बराबर मिलेंगे। लेकिन यू विल सी अ नेट शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट। इनिशियल पाथ क्या था? व्हाइट डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसके थ्रू इसके अलोंग लाइट आनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन एट 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से लाइट ने अपना पाथ थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया। एंगल वही रहा, ये दोनों लाइन, ये येलो कलर की लाइन और ये व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, बट एंगल वही रहेगा, बट द लाइट शिफ्टेड बाय सम डिस्टेंस डी, कुछ डी दूरी से डी डिस्टेंस शिफ्ट हो गई। इनिशियल पाथ से जिसका फाइनल पाथ है, एक्चुअल पाथ, वो शिफ्ट हो गया डी डिस्टेंस। इस डी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इस डी को क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट ड्यू टू पैरेलल ग्लास स्लैब। पैरेलल ग्लास स्लैब की वजह से लेटरल शिफ्ट कितना आता है, उसका डेरिवेशन है इसका ना, ट्राइंगल सिमिलरिटी वगैरह से हम डेरिवेशन कर सकते हैं, बट इट इज इजियर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि डी जो है वो टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कोस आर रहता है, ठीक है। टी
साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कोस आर है। अगर फॉर्मूला याद भी ना हो एंड इफ यू आर रियली गुड एट ज्योमेट्री तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ करना डायग्राम, ठीक है, सिंपल सा ग्लास स्लैब का मतलब ऐसे दो पैरेलल सरफेस ड्रॉ करना, उस पे आई आर सब मेंशन कर देना, आप ट्राइंगल से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल से ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे बेटा, देखो ये जो आई है और एक इंसिडेंट एंगल आर है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा बोल दोगे। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर, आर ठीक है। अब एक ट्राइंगल का एक एंगल पता चल गया, इसमें साइन थीटा यूज करो, डी बाय ये दूरी, ये जो दूरी आपको मिलेगी कौन सी वाली, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी, डी बाय ए बी, डी बाय ए बी में यू कैन राइट इट एज साइन आई माइनस आर। ए बी की वैल्यू आप दूसरे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से निकाल सकते हो, ये आपको थिकनेस ऑफ द शीट दे रखा है, अगर मान लो ग्लास स्लैब टी, तो साइन सॉरी कोस आर इज इक्वल टू टी बाय ए बी, कोस आर इज इक्वल टू टी बाय ए बी एंड साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी बाय ए बी, ए बी कॉमन आ जाएगा, ए बी को उड़ा दो और फिर कैलकुलेट कर लो डी के लिए, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन यही आएगा, देखो टी इंटू, है ना, देखो कोस आर लगा, कोस आर लिखे अगर हम ट्राइंगल इसको बोल दे ए सी बी में, कोस आर इज इक्वल टू क्या आएगा, टी बाय ए बी, और सिमिलरली वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इसको डी बोल देते हैं, ट्राइंगल ए बी डी में अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ आई माइनस आर, वी कैन राइट इट एज डी बाय ए बी, ठीक है। अब ए बी दोनों साइड कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम वी कैन राइट इट एज टी बाय कोस आर इज इक्वल टू डी बाय साइन आई माइनस आर, तो ये फॉर्मूला हो गया डिराइव, देखो सिंपल सा था, डी इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कोस आर, तो यही फॉर्मूला है। अगर मान लो फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो अब ये फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूला को लिख लो, डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, ये फॉर्मूला लिख लो, है ना, याद रह जाए तो अच्छा, नहीं तो आपको बता दिया वैसे कैसे निकलेगा, नोट डाउन कर लिया, हाँ यस सर। चलो अब ये लेटरल शिफ्ट एक कंडीशन में नहीं होगा, जब इसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट, कब होगा मिनिमम वैल्यू, देखो साइन जीरो हो जाए, साइन थीटा जीरो हो जाए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर हो जाए, वो कब होता है, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, जो हमने देखा था ना कि व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, यानी अलोंग द सरफेस नॉर्मल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा, तो उस केस में लेटरल शिफ्ट की वैल्यू मिनिमम आएगी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो लेटरल शिफ्ट की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो जीरो होगी, कब, जब एंगल लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो उस केस में ये जीरो होगा। उसके बाद मैक्सिमम कब होगा, द लेटरल शिफ्ट विल बी मैक्सिमम when the incident light is grazing onto the surface of the glass slab, जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसके बिल्कुल टच होके आ रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टेंडिंग टू 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री के बराबर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो फिर क्या होगा बच्चे, फिर ये लाइट जो है, रिफ्रैक्टेड लाइट जो है, वो बिल्कुल थोड़ा सा एंगल ऑफ डेविएशन करेगी, देखो पैरेलल टू द सरफेस आ रही थी तो पैरेलल जाना चाहिए था अगर डेविएट नहीं होती, बट सिंस इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो ये क्या करेगी, कॉमन नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, तो मेरा कॉमन नॉर्मल तो ये है, इसकी तरफ थोड़ा सा बेंड करेगी ऐसे, तो एंगल थोड़ा सा आपको एंगल यहाँ पे डेविएशन एंगल दिखेगा, इसको मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अलोंग द मतलब बहुत कम एंगल पे ये अलोंग द लेंथ ऑफ द ग्लास स्लैब मूव करती रहेगी और थोड़ा थोड़ा डेविएट होकर ये कहीं पॉइंट पर एग्जिट कर जाएगी। अगर आपका ग्लास स्लैब बहुत लेंथी है ना, बहुत लेंथ उसकी बहुत ज्यादा है, लगभग इट इज टेंडिंग टू वेरी लार्ज वैल्यू, इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम ऐसे बोलेंगे, बहुत लंबा ग्लास स्लैब है, तो सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्री तो ये डेल्टा लगभग 0 डिग्री के आसपास होगा, थोड़ा सा डेविएट करेगी और फिर आगे जाकर ये 90 डिग्री पर ही बिल्कुल ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द सरफेस एंटर करी, डेविएट करी बहुत लंबी लेंथ के बाद, लगभग पैरेलल टू द सरफेस एग्जिट कर गई,
तो डेविएशन कितना हुआ? इनिशियल पाथ वाज सपोज टू बी अलोंग द टॉप सरफेस, भाई इनिशियली जो पाथ था वो इस टॉप सरफेस के पैरेलल होना चाहिए था, और बाद में एमर्ज करके कहाँ चलेगी? बॉटम सरफेस के पैरेलल। तो डेविएशन कितना हुआ? डेविएशन इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है उसके बराबर डेविएशन होगा। तो मिनिमम डेविएशन में मिनिमम लेटरल शिफ्ट कैन बी 0, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कैन बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और अगर इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना है तो वही था t sin i माइनस r डिवाइडेड बाय cos, ठीक है। तो d इज इक्वल टू t sin i माइनस r डिवाइडेड बाय cos r हो सकता है। मिनिमम वैल्यू कैन बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। समझ आई ये बात? क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू? थिकनेस ऑफ द ग्लास। थिकनेस ऑफ द ग्लास और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 0। और फॉर्मूला क्या है इनके इन बिटवीन? अगर कोई वैल्यू हुई तो उसका फॉर्मूला क्या है? लिखवाया था अभी, t sin i minus r upon cos r। t sin माइनस r अपॉन cos r। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है बच्चे, अब मुझे इसका आंसर बताओ। फाइंड द लेटरल शिफ्ट ऑफ लाइट रे व्हाइल इट पासेस थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर placed in air. The angle of incidence in air is 60. The angle of refraction in glass is 45 degree. तो आप मुझे d की वैल्यू बताओ। करो, थोड़ा दिक्कत आएगी मैथमेटिक्स की, उसको भी कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लगाकर या ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल फॉर्मूला को लगाकर कर सकते हैं सॉल्व। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मुझे गिवन वैल्यूज बताना, मैं गिवन वैल्यूज लिखवाऊंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब? ई की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 सर सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। मीटर दे रखी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है बच्चे? 60 डिग्री। 60 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे रखा है? 45 5 डिग्री। उसके अलावा क्या मुझे और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, है ना। उसके अलावा मुझे आई माइनस आर निकालना पड़े, साइन आई माइनस आर निकालना है, तो कितना आएगा आई माइनस आर? 15। तो मेरा अब चैलेंज है ना, फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, बट चैलेंज क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 15 डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? यूजिंग मैथमेटिक्स। साइन ए माइनस बी से कर सकते हो, साइन 60 माइनस 45, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, उससे भी हो जाएगा। नहीं तो हाफ एंगल फॉर्मूला हो सकता है 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 15 है, तो 15 टू जा 30, तो कोस 30 की वैल्यू तो हमें पता होती है। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन 15। इससे तो निकालो और एक वैल्यू पे आओ, फिर मैं फाइनल आंसर पूछूंगा और फिर बताऊंगा आपको। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, देन सब्स्टिट्यूट इट इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड इट आउट। हाँ वो ठीक है, साइन 15 के टर्म्स में लिखोगे तो आई क्या है? तो 10 बाय कोस आर इज 45 डिग्री, तो कोस 45 कितना √2 हो गया, है ना। तो 10√2 साइन 15, सही है भाई, बिंदास। लेकिन अब साइन 15 की वैल्यू से मल्टीप्लाई और कर दो, ठीक है। शिवम ने एक इनिशियल आंसर तो दे दिया है भाई, बेहतरीन है वैसे, अच्छी बात है। यही तो आंसर आएगा, d इज इक्वल टू 10 साइन आई माइनस आर, तो ये साइन 15 हो गया, डिवाइडेड बाय कोस आर। कोस आर इज 1 बाय √2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया 10√2 साइन 15 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब साइन 15 की जो वैल्यू आएगी उससे अपने को मल्टीप्लाई करना है खाली, ठीक है। करो, निकाल लो शिवम, आप भी निकालो, साइन 15 की वैल्यू निकालो और फिर फाइनल आंसर अपने पास रख लो। थोड़ा अजीब सा होगा, उसको टाइप करना टफ होगा, मैं लिख दूंगा, आप कंपेयर कर लेना। कुछ बच्चे कैलकुलेट करो इस फॉर्मूला से, कुछ बच्चे करो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला से। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट करो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चे? sin a cos b plus cos a sin b। हाँ, तो उससे कैलकुलेट करो। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो अपने को साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी, क्या था बच्चे, मैं खुद ही भूल गया, बताना एक बार। sin a cos b minus cos a sin b साइन ए कोस बी minus
cos A, cos A sin B. ठीक है। तो अब A इज इक्वल टू यहाँ पे 60 ले लो, B इज इक्वल टू 45 ले लो, ठीक है बेटा। तो अब इस तरीके से कुछ बच्चे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया उससे करो। ये कैलकुलेटर से निकाल ली क्या आपने 0.25? देखो मैं मुझे रेशियोज में पता है, अदरवाइज आई कैन फाइंड इट आउट यूजिंग कैलकुलेटर भी बता सकते हैं आप। चलो चेक कर देते हैं sin 15 डिग्री क्या होगा। देखो sin 91 होता है, ठीक है, और sin 45 1/√2 होता है, तो शायद 0.25 तो नहीं आना चाहिए। So √3 minus 1 upon 2 √2. 0.25 ही आ रही है भाई, डिग्रीज में 0.25 सही है। 1/4 भी सही है। sin 15 इज 1/4। अच्छा स्कूल में डिस्कस हुआ था, ठीक है, तो रट लो इसको भी, अगर तुम्हारे याद रह जाए 15 तो सीधा करना, फिर क्यों पंगे करने। एग्जाम में ये बताओ sin 15 इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, तो याद कर लो, याद ही रह जाएगा, है ना। तो क्या बोले यार, sin 15 इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अब d इज इक्वल टू 10√2 डिवाइडेड बाय 4, बस यही आ गया ना, बस हो गया। क्या आएगा फिर, इसको ऐसे कर लेंगे 10/2√2, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा तो, ठीक है। तो इजी था, मैथमेटिक्स का खेल था, बाकी कुछ है नहीं। चलिए अब ये तो था एक स्लैब, एक स्लैब से कितना लेटरल डेविएशन आपको मिला। अगर बहुत सारे स्लैब होंगे, मान लो एक स्लैब के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वर है मीडियम नंबर 0 में, यानी जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, जैसे एयर में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लोगे। मीडियम के बाद एक ग्लास स्लैब N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दूसरा N2 का, तीसरा N3 का, थिकनेस इनकी D1 D2 D3 है। अगर ऐसे मल्टीपल ग्लास स्लैब एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं तो कंपोजिट स्लैब बोलते हैं इसको। इसकी वजह से लेटरल शिफ्ट कितना आएगा वो हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट सम कर दो। टोटल लेटरल शिफ्ट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल लेटरल शिफ्ट D1 बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 प्लस D2 बाय रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 2 D3 बाय रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 3। अब इनमें जो वैल्यूज है ना, N1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रिलेटिव, ये क्या आएगा बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 0 जिसमें ऑब्जर्वर है N0, ठीक है। सिमिलरली N2 रिलेटिव क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू N2 बाय N0। सिमिलरली N3 रिलेटिव क्या आएगा, N3 बाय N0। तो ऐसे करते चले जाओ, D1 D2 D3 थिकनेस है, और ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कितने भी स्लैब हो डायरेक्टली ऐड कर दो, दैट विल बी द टोटल लेटरल शिफ्ट। ठीक है सर। तो अगर कंपोजिट स्लैब आएगा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए अब एक कंसेप्ट और है, क्रिटिकल एंगल। देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अगर मैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट को पास कराता हूँ, जैसे यहाँ पे ग्लास स्लैब था, इंसिडेंट रे आई और रिफ्रेक्ट हो गई, तो मुझे बताओ कौन सा एंगल बड़ा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है। R. आर, क्योंकि डेंसर से रेयरर में गई है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो डेफिनेटली आर इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। अगर मैं आई की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, मान लो मैंने I1 की बजाय I2 एंगल पे इंसिडेंट किया, तो R2 थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। Yes, sir. फिर I को और बढ़ाऊंगा और एक ऐसी वैल्यू आएगी कि R2 की वैल्यू ना 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द सरफेस। एक ऐसी वैल्यू आएगी इंसिडेंट एंगल की जिस पर जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो 90 डिग्री टू द नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि अलोंग द सरफेस ऑफ द कॉमन सरफेस ऑफ द मीडियम, इसके अलोंग आ गया। दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। या बोल सकते हैं कि ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर एमरजेंस इज एट ग्रेजिंग एंगल, यानी कि ग्रेजिंग एमरजेंस का मतलब पैरेलल टू द सरफेस, तो 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। अब इसको क्रिटिकल क्यों बोलते हैं बच्चे, कि अगर आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा
एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया तो फिर जो ये लाइट है ना, रिफ्रेक्टेड लाइट, ये मीडियम से बाहर ही नहीं जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी नहीं है, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? अब अगर आई को और बढ़ाओगे आप तो क्या आर की वैल्यू भी बढ़ेगी? और अगर आर Yes, sir. 90 से ज्यादा हो जाए, अगर आर की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाए तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, अंदर ही आ जाएगी लाइट ये। Yes, sir. ठीक है, इसीलिए इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं कि अगर आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू पे इंसिडेंस किया तो लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनसाइड द डेंसर मीडियम होगी, इसी के अंदर वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर अंदर के अंदर आ गई है, राइट? लाइट इसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई है। और ऐसा होगा तो क्या होगा? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ अंदर से जो रिफ्लेक्शन दूसरी साइड से लोगे, दैट दे आर इक्वल, ये दोनों इक्वल नजर आएंगे आप, ये दोनों एंगल बराबर आएंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो यही होगा, बट इधर जो अंदर एंगल है तो आपको ऐसा लगेगा कि द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ मिरर, ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही रहा है, बट इट इज बिहेविंग लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सरफेस पे ऐसे बाउंस गई, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट बैक होकर डेंसर मीडियम के अंदर ही आ गई है। So this phenomena is called as total internal reflection. It occurs when the angle of incidence is greater than angle of incidence is greater than critical angle. Critical angle से ज्यादा अगर angle of incidence है तभी ऐसा होगा। और ये फिनोमिना तभी होगा when you are moving from denser to rarer medium. लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाना चाहती है, तभी ऐसा होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है फाइबर ऑप्टिक्स। आपने देखा है फाइबर ऑप्टिक्स? Yes, फाइबर sir. फाइबर का इंटरनेट सुना है कि फाइबर का इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, फाइबर ब्रॉडबैंड, है ना? तो वहां पे क्या होता है कि जो सिग्नल होते हैं ना, इंटरनेट के सिग्नल, दे मूव थ्रू फाइबर ऑप्टिक लाइन। तो फाइबर ऑप्टिक क्या होता है? ग्लास या ग्लास की होगी या फिर किसी पॉलीमर की होगी, ऐसे डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। वहां पर यहाँ से सोर्स होगा ना, वो लाइट जनरेट करेगा और लाइट को किसी एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कराएगा ऐसे। तो ये लाइट ऐसे जाएगी, टकराएगी, फिर ऐसे फिर टकराएगी दूसरे सरफेस पे, फिर ऐसे टकराएगी, फिर ऐसे टकराएगी, फिर ऐसे टकराएगी, ऐसे ऐसे करके ये दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट पर ऐसे पहुंच जाएगी और यहाँ पे रिसीव कर ली जाएगी, सेंस करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा वाईफाई के सिग्नल्स में। यहाँ पे था सर्वर, यानी कि गूगल था, और यहाँ पर आप बैठे हुए थे अपने घर पे, ये आपका घर का राउटर था। इसके बीच में बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा। वहां से लाइट प्रोजेक्ट की गई इस पॉलीमर के अंदर, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो आई है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो फिर अंदर ही अंदर बाउंस बाउंस होते हुए आपके घर तक आ जाएगी। तो लाइट की मदद से ऐसे आपके सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड, और इसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक लाइन। इसका एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने जैसे घर में खिलौने, ये इस तरीके का खिलौना देखा होगा जब आप छोटे थे ना, इस तरीके का कुछ देखा होगा, मैं दिखाता हूँ। देखो लाइट तो ऐसे जाती है बच्चे, एक गई सिग्नल, और अलग अलग वेवलेंथ के सिग्नल भेजे जा सकते हैं। एक को रेड कलर की वेवलेंथ में भेज दिया, दूसरे को ब्लू कलर की वेवलेंथ में भेज दिया, तो मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड। अब तुम्हें ना एक खिलौना दिखाता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। क्या तुमने ऐसा कुछ खिलौना देखा है जिसमें एक साइड लाइट जल रही होती है और फिर बहुत सारे ऐसे तार होते हैं, तो ऐसे स्टार जैसा दिखता है? देखा है? Yes, sir. डेकोरेशन आइटम होता है ना। इससे पिछले स्क्रीन पे शायद इससे भी अच्छा होगा उसका एग्जाम्पल। देखो बहुत सारे फोटो होंगे उसके, ये रहा, ऐसा देखा है? Yes, sir. तो यहाँ पे जो तार हैं, ये क्या है? ये प्लास्टिक की तो तार हैं, दीज आर फाइबर ऑप्टिक लाइंस। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे थोड़ी थोड़ी लाइट तो आ रही है बाहर, यानी कि इसमें जो लाइट जा रही है वो क्रिटिकल एंगल पे नहीं जा रही है ना, क्रिटिकल एंगल से कम पे जा रही है, किसी में कम पे जा रही है, किसी में अच्छे से जा रही है। लेकिन इसके जो एंड्स हैं वो आपको दिख रहा है, बिल्कुल एंड है वो ज्यादा ब्राइट जल रहे हैं, यानी कि लाइट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू द एंड पॉइंट्स बाय
अंदर इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, तो ऐसा पॉसिबल हो पाया ड्यू टू TIR। इसी को और अच्छे से मतलब कि डिफाइन करके भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन थीटा सी क्रिटिकल एंगल, तो फिर हम सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं वाईफाई के जो अपने इंटरनेट के सिग्नल्स हैं जो भी, वो दे कैन बी इजीली ट्रांसफर एट वेरी हाई स्पीड्स, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड दैट वी कैन अचीव। उसी स्पीड पे हम सिग्नल्स ट्रांसफर कर पाते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, एक और फायदा भी होता है, कुछ बच्चों को लगेगा सर लाइट की मदद से क्यों भेज रहे हैं हम, तो आपने अब तक पढ़ा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया सारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, इंटरफेरेंस पढ़ लिया कि बाहर का सिग्नल अंदर की चीजों को इंटरफेयर कर सकता है, करता है ना भाई। बाहर कोई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है तो आपके अगर किसी वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है उसको इंटरफेयर करता है ना, बिकॉज मूविंग चार्जेस आर इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चार्ज मूव कर रहा है कि लाइट मूव कर रही है, लाइट। तो आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ये शील्डेड रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको कोई मतलब नहीं है बाहर चाहे कितना भी भयंकर मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेयर होगा ही नहीं, सिग्नल जो भेज दिया वही जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये भी है। तुमने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा जो बच्चे ब्लूटूथ स्पीकर से गाने सुनते हैं ना, फोन से ब्लूटूथ स्पीकर जोड़ लिया और फोन अगर तुमने स्पीकर के पास रखा हुआ है तो जब फोन आने वाला होता है तो वो ऐसे आवाज करता है टुक 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 टुक, वो उसमें अलग से इंटरफेरेंस सुनाई देता है आपको स्पीकर में, कभी सुना है ऐसा? एक अलग सी आवाज आती है, मतलब रिंगटोन फोन आने से पहले आ रही होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद दैट पर्टिकुलर सर्किट। तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता क्योंकि लाइट से जा रहा है, तो इतने बेनिफिट है, तो TIR से हमें ये फायदा होता है। तो ये देखो ऑप्टिक्स का कितना सिंपल सा कंसेप्ट था और इसकी वजह से हम इंटरनेट को इतना फास्ट स्पीड पे आज की डेट में यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज डन। जिनके घर पे फाइबर ऑप्टिक लगा हुआ है, फाइबर इंटरनेट लगा है, वो अपने राउटर के पास देखना जाके आपको नजर आएगी एक पतली सी वायर। ठीक है, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, दिखाऊं? यस सर। चलो दिखाते हैं। मेरे फोन का कैमरा मैंने कनेक्ट किया, दिख रहा है अभी तुम्हें, है ना, दिख रहा है ना? देखो मैं अपने राउटर के पास जाऊंगा, मेरा वीडियो देखते रहो आप। जहाँ पे दिख रहा है आपको ये राउटर, सर वीडियो ऑन नहीं है मेरा वीडियो, अरे मेरा जहाँ पे मैं हूँ सर, नहीं ऑन है। कौन है सर? दिख रहा है। अरे दिख तो रहा है यार, देखो जिधर मेरी शक्ल आती है उधर नहीं दिख रही आपको? सर मुझे नहीं दिख रही। अरे रुको, फिर रुको, इसका एक और करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे भी स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ फिर आपको दिखेगा। अब दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। हाँ तो देखो अभी आपको दिखाता हूँ, राउटर दिखाई दिया है? यस सर। ये फाइबर का राउटर है। अब इसमें Yes, देखो इसमें ये केबल लगी है ना, ये दिस इज द इंटरनेट केबल, इसमें कोई वायर नहीं है, ध्यान से देखोगे कोई वायर नहीं है इसमें। तो ये Yes, जो ये इसका जो सामने वाला एंड है जहाँ मेरा अंगूठा है, दिस इज द फाइबर लाइन। इसमें से लाइट आएगी, इसमें से लेजर आता है, तो ये राउटर नीचे इसमें लगा होगा, ये डिटेक्ट करता है। ये देखो ग्रीन कलर का पोर्ट है ना, इसमें लाइट डिटेक्टर लगा होगा, तो इस लाइट को डिटेक्ट करके फिर आपको ये प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी। तो दिस इज द फाइबर ऑप्टिक जो TIR, इसके ये जो वायर है ना, ये इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये वायर नहीं है एक्चुअली, पॉलीमर का प्लास्टिक का टुकड़ा है, इसके अंदर से लाइट इफेक्टिवली पास कर सकती है। और दिस इज ड्यू टू TIR, जो भी पढ़ेंगे हम, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हम सब्सटेंड करते हैं, लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपकी बाउंस बैक कर जाती है लाइट। ठीक है, ऐसा होता है बेटा। चलो सर अब अच्छे से समझ आ गया। बढ़िया है, अच्छे से आना चाहिए। तो दिस इज द कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे यूज का होता है। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन शेयर फिर से शुरू करके एक दो क्वेश्चन करा दूं ताकि तुम्हारा मन अब थोड़ा हल्का हो गया होगा, थोड़ा कुछ नया दिखा, समझ आया। अब तो अपने राउटर में भी देखना, बट हटाना मत, क्योंकि तुम्हें जोड़ना नहीं आएगा तो इन वाईफाई नहीं चलेगा, बोलोगे सर ने एक क्लास में ऐसा समझाया, दूसरी क्लास में क्लास ही नहीं ले पाए, है ना? ये सही है सर। तो मेरे लिए बोलोगे कि नवीन सर ने कंसेप्ट समझने के लिए बोला था, तो मैं अब 2 दिन की छुट्टी पे चल रहा हूँ, है ऐसा बोल दोगे। ठीक है, अब हो गया ये। तो दिस इज बच्चे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? द व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहली बात तो ये है। और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द
डेंसर मीडियम इटसेल्फ। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैंने आपको खिलौना दिखाया है, एक ये दिखाया, तो इस तरीके से वी कैन यूज इट। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर दो, द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम इज दिस इफ लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम। ग्लास से वैक्यूम में रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल, है ना, ग्लास से वैक्यूम में जानी चाहिए, इंसिडेंस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच द रेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए रेज पहली बार, और व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल जिस पर ऐसा पॉसिबल है, ये फाइंड आउट करना। तो देखो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी कि वापस आ जाएगी? वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी डेंसर में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल जब ये पॉसिबिलिटी है कि रेयरर डेंसर से रेयरर में जा पा रही है? क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्रिटिकल एंगल के बराबर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो दैट इज द लिमिटिंग केस, उस वो बस आखिरी बात है, आखिरी जो एंगल है जिस पर रेज ग्लास से एयर में जा सकती है ना, जैसे बाहर एयर है ग्लास है, तो क्रिटिकल एंगल ही वो आखिरी मैक्सिमम एंगल है जब ग्लास से रेज एयर में जा सकती है बाहर। जैसे क्रिटिकल एंगल से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई तो फिर ये लाइट क्या होने लगेगी, बाउंस बैक करके डेंसर में ही आ जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, अब आपको बेसिकली क्रिटिकल एंगल ही कैलकुलेट करना है। तो अरे तुम्हें फॉर्मूला तो बताया ही नहीं मैंने, क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन इनवर्स n2 बाय n1, ठीक है, n2 बाय n1 यानी कि nr बाय nd, सॉरी nd बाय nr, डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय रेयरर मीडियम। ये आपको करना है जी, साइन इनवर्स n2 बाय n। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अगर रेयर और डेंसर के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लो, साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। दिस इज द क्रिटिकल एंगल, सिंपल सा। सर साइन इनवर्स प्रोवाइड है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों? 1/5, 1.5 ग्लास यस है, और रेयरर का क्या है, 1 है। तो बस वैल्यूज आप रख दो सीधा सीधा, तो आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जिस पर लाइट रेयरर में जा सकती है। इससे ज्यादा पे गई तो फिर अंदर ही आ जाएगी, वापस नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। साइन इनवर्स NR रेयरर 1 है और ये 2 है ना, 1.5 3/2, तो साइन इनवर्स 3/2 हो जाएगा, 2/3। क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, ठीक है, दिस इज आई मैक्स जिस पे पॉसिबिलिटी है लाइट कैन लीव द डेंसर मीडियम एंड गो टू रेयरर मीडियम। थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला क्रिटिकल एंगल, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब समझ आया क्या है थीटा सी, क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आया, लेटरल शिफ्ट समझ आया, तो ये सारी चीजें आपको सब कुछ आगे सर। अब एक्सपेक्टेड है कि आपको ये चीजें याद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अब देखो इस पीडीएफ को मैं शेयर करूंगा, इसमें एक एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो हम पढ़ने वाले थे, मतलब पढ़ सकते थे, थोड़ा और फास्ट पढ़ते तो, बट कोई नहीं, आराम से पढ़ेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ सकते हैं, प्रिज्म, उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंगल, सेकंड ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इन सब के बीच का रिलेशन, वो सारी चीजें इसमें, ये आपको मनीषा मैम अगर नेक्स्ट क्लास तक आ जाएंगी तो वो आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, डेविएशन, ये सब यहाँ पे प्रिज्म से रिलेटेड सारे फॉर्मूला है। और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मान लो मैं अगली क्लास नहीं भी ले रहा तो ये चीज ध्यान रखना भाई, प्रिज्म से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, क्योंकि सिंपल है ये, क्रिटिकल एंगल और प्रिज्म पे बहुत कुछ बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बिल्कुल मत छोड़ना प्रिज्म, ठीक है बच्चों। तो ये आप ओके सर। सर एक बार फ्यूज रिफ्लेक्शन फिर से बता दो। क्या क्या बता दूं बच्चे?
जो क्लास में पहले आपने बताया था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा डिफ्यूज, हाँ वो बता दे। देखो यार, कोई भी सरफेस, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें मिरर बनाना है ना, अगर मिरर बनाना है तो क्या चाहिए, सुपर फिनिश चाहिए ना, बिल्कुल प्लेन सरफेस चाहिए, तभी हमें कुछ चीजें चमकती है ना। जैसे मान लो कि किसी चीज को आप चमकाते हो, बर्तन धोते हो, तो बर्तन धोते हो तो क्या होगा कि अगर बर्तन साफ नहीं है तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन अपना नहीं दिखेगा, और अगर आप उसको धोए जा रहे हो रगड़ते जा रहे हो तो ऐसा होगा ना कि बिल्कुल साफ, ऐसे बोलते हैं ना, इतना साफ कर दिया कि चाहे चेहरा देख लो। जब हम सफाई करते हैं ना तो बोलते हैं ना कि ऐसा ऐसा कहावत है ना कि इतना साफ कर दिया कि चाहे अपनी शक्ल देख लो बर्तन में, है ना। तो वाई दैट हैपेंस कि हम उसको साफ करते तो सरफेस इरेगुलरिटीज हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा मिरर, हमें मिरर चाहिए, परफेक्ट मिरर, जैसे हम जो शीशा है जिसमें अपना मुंह हम देखते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होती है, ग्लास होता है, ग्लास का भी सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा, बिल्कुल परफेक्टली पैरेलल होगा, और उसके पीछे सिल्वर कोटिंग होगी। तो हमें क्या होगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी भाई, आपका जैसे इंसिडेंट लाइट आई तो वो रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ठीक है। कोई और उसके पैरेलल दूसरी इंसिडेंट लाइट आई तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल होगी इसकी। तीसरी कहीं और से आई तो ये भी इसी के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक सिमेट्रिक पैटर्न फॉलो करेंगी, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर बार क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे अगर ये इंसिडेंट हुई है तो ये क्यों हो पाया, बिकॉज हमारा सरफेस जो है ना वो परफेक्ट है, एकदम परफेक्टली सुपर फिनिश्ड है। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिफ्लेक्शन, जो आपका जो आमतौर पर रिफ्लेक्शन होता है। अब और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चे, आप बोलोगे सर ये तो चलो ये नहीं हो रहा, तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपका सरफेस इरेगुलर है, यहाँ पे आई और आर हम सभी में बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे सब में, तो ये तो था जो आप नॉर्मल देखते हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि नॉर्मली अगर आपका सरफेस जो है इरेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर है, तो अब क्या होगा, जैसे पहले लाइट गिर रही थी, ऐसे गिरी एक लाइट, दूसरी लाइट इसी के पैरेलल आई, तीसरी लाइट इसी के पैरेलल आई, बट अब इनका ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ गिर रही है, कौन से इरेगुलरिटी पे गिर रही है। मान लो ये यहाँ गिरी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरी किसी और जगह गिरी तो मान लो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे मिल गया आपको, तीसरी गिरी इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ऐसे मिल गया कहीं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपको ना जो इमेज है वो दिखेगा नहीं परफेक्ट, आपको दिखेगा कि हाँ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके तो आ रही है, बट इमेज की शार्पनेस नहीं रहेगी, आपको ये नहीं पता, क्योंकि कोई इधर आई डिफ्यूज हो गई, दूसरी साइड आई डिफ्यूज हो गई। अब इसका एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, देखो तुरंत समझ आ जाएगा। एंटी ग्लेयर स्क्रीन पता है क्या होती है बच्चे, एंटी ग्लेयर स्क्रीन? सर इसमें I इक्वल्स टू R होगा या फिर I डज नॉट इक्वल्स टू R होगा? नॉट इक्वल टू आर, नॉट इक्वल टू आर। देखो इसमें होगा वैसे, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो तो इक्वल टू आर होगा, बट क्या है ना कि I1 I2 I3 इनकी इफेक्टिव वैल्यू ड्यू टू ये लोकल पॉइंट पे क्या इरेगुलरिटी है, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये गिरा है उस पॉइंट पे किस तरीके की इरेगुलरिटी उस पर डिपेंड करेगी। मतलब कि जो एमरजेंट रेज है ना, बेसिक पॉइंट ये है कि जैसे जो रेज बाहर जा रही है, जैसे कि ये बोल दिया 1 गई बाहर, ये दूसरी गई ब्लू रिफ्लेक्ट होकर, ये तीसरी गई, ये पैरेलल नहीं होंगी, इनमें शार्पनेस नहीं होगी, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होंगी, बिकॉज जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी रैंडमली ओरिएंटेड है। एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ लैपटॉप या लैपटॉप में ही आता है बेसिकली, फोन में तो सबकी रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन होती है, कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनमें आपको चेहरा देख लो, चाहे शीशे जैसा होता है, तो पीछे बल्ब जल रहा होगा तो ऐसा लगेगा कि यार स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। और कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनकी मैट फिनिश होती है, मैट फिनिश बोलते हैं ना, कि लाइट जो है वो बल्ब की शेडो तो दिखाई देगी, ऐसा दिखेगा धुंधला धुंधला कि हाँ बल्ब जल रहा है, बट उसका परफेक्ट शार्प इमेज नहीं दिखेगा, आपकी आंखों में नहीं चुभता, तो उसको बोलते हैं मैट स्क्रीन या डिफ्यूज लाइट, या फिर क्या बोलते हैं, उसमें आपको इमेज नहीं दिखेगी ऐसा। तो मैट जो कलर होता है, मैट फिनिश में ऐसा ही होता है कि आपका रिफ्लेक्टेड रेज है वो डिफ्यूज होंगी, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर ऐसे, तो शार्पनेस नहीं रहेगी इमेज की, बट रिफ्लेक्शन होगा। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आया अब कुछ समझ? यस सर। सर क्योंकि अगर I डज नॉट इक्वल्स टू R होगा तो ये फिर रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो नहीं करेगा। I इज इक्वल टू आर होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि I इज इक्वल टू आर नहीं होगा, बट ये नॉर्मल बदल जाएगा यार। देखो ये मैंने ना ये नॉर्मल जो बनाए हैं, अगर
थोड़ा और इसको बड़ा जूम करके बनाता हूँ, केवल 2 पॉइंट की बात करते हैं, मैं और जूम कर रहा हूँ। मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस ये होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस ये होगा। अब 2 लाइट आ रही हैं पैरेलल टू ईच अदर, जो इंसिडेंट है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे मिरर के ऊपर, मिरर के पास। अब लाइट, इंसिडेंट लाइट तो पैरेलल ही आएंगी, ये इधर आ गई, इसी के पैरेलल दूसरी आ गई, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, इधर ये हो गया आई। तो अब यहां से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो इधर ऐसे जाएगी, यहाँ पे ये जो आर रहेगा ये आर, आई इज इक्वल टू आर यहाँ रहेगा। पॉइंट, अगर मैं .1 बोल दूं, .1 पे आई इज इक्वल टू आर रहेगा बिल्कुल, ठीक है। .2 पर आए, .2 पर क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, इधर रिफ्लेक्ट होगी, वो ऐसे होगी। तो यहाँ इफेक्टिव आई जो था और यहाँ जो आर जो आया, ये दोनों आई और आर दोनों .2 के जो आई और आर है ये भी बराबर रहेंगे। बट पॉइंट क्या है कि इमेज जो था, जो इंसिडेंट रेज थी वो तो पैरेलल थी, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो देखो पैरेलल है क्या, एक इधर चली गई एक इधर चली गई। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज। अगर ये परफेक्टली स्ट्रेट सरफेस होता तो फिर आपका सारी पैरेलली आती और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलली जाती, जैसे यहाँ पे। बट यहाँ पे क्योंकि किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट के ऊपर सरफेस नॉर्मल लेना पड़ेगा, वहां से आपको करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन के रूल तो फॉलो हो रहे हैं बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, समझे? यस सर, ऐसा है। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है बेटा, अगर किसी को डाउट है तो देखें स्टे बैक, अदरवाइज फिर आगे अगली क्लास में।